हेलो स्टूडेंट, हिस्ट्री के अंदर हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो आपका चैप्टर सेकंड है, स्वर्णिम भारत का एक पृष्ठ। और उसके अंदर हम जो पढ़ रहे हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं। और मौर्य वंश के अंदर हमने पिछले वीडियो के अंदर मौर्य वंश के अंदर जो हमने पढ़ा था चंद्रगुप्त और बिंदुसार के बारे में पढ़ लिया। अब जो हम पढ़ रहे हैं अशोक के बारे में पढ़ रहे हैं। मौर्य साम्राज्य का तीसरा शासक है अशोक, जो इतिहास में अशोक महान के नाम से भी जाना जाता है। इसके द्वारा इतिहास में कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए गए, उनके बारे में भी हमको जानकारी प्राप्त होती है। अशोक ने जो शासन कार्य किया है उसके बारे में हमको जो जानकारी प्राप्त होती है 273 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक इसने शासन किया। दो 273 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक अशोक ने शासन किया। अशोक एक महान शासक था। बिंदुसार के बाद में मौर्य वंश के सिंहासन पर बैठने वाला जो आपसी भाइयों में विवाद चला है, विवाद के फलस्वरूप में अशोक शासक बना है और अशोक शासक बनकर मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर बैठा है। उसके बारे में हमको जानकारी है। अशोक इतिहास के महान शासकों में से एक शासक माना जाता है। अशोक के में अपने विशाल साम्राज्य के अंतर्गत अगर कहा जाए तो अशोक का राज्याभिषेक है 269 ईसा पूर्व में हो गया। हो गया था 269 ईसा पूर्व में अशोक ने अपना राज्याभिषेक कर लिया था। लेकिन आज अभिषेक 269 ईसा पूर्व में जब इसका राज्याभिषेक हुआ है तो राज्याभिषेक के बाद की अगर बात की जाए विधिवत रूप से, लेकिन तो अशोक ने 273 ईसा पूर्व में मगध के सिंहासन पर बैठा है। किसके सिंहासन पर बैठा है ये? मगध के सिंहासन पर कब बैठा है? 273 ईसा पूर्व में अशोक मगध के सिंहासन पर बैठा है। अशोक जब मगध के सिंहासन पर 273 ईसा पूर्व में जाकर बैठ गया है तो उसके पश्चात में इसमें अपने राज्य क्षेत्र का विस्तार करना, साम्राज्य का विस्तार करना जो एक शासक के मन में होता है कि अपनी जो पताका है, अपनी जो विजय है चारों दिशाओं में फैले, वही कार्य अशोक के द्वारा किया। अशोक के बारे में अगर देखा जाए तो अशोक के अभिलेखों के अंदर अशोक का जो नाम है देवानाम प्रिय, देवानाम प्रिय, प्रियदर्शी, देखिए देवानाम प्रिय से तात्पर्य देवताओं का प्रिय, देवानाम प्रिय प्रियदर्शी से तात्पर्य है देवताओं का प्रिय या प्रिय दिखने वाला। दो अभिलेख है, एक है मास की और दूसरा है गुजरा। ध्यान रखिएगा, एक तो मास की है, दूसरा गुजरा है। दोनों ही अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक के नाम से हमको प्राप्त होता है। अशोक का अधिकांश अभिलेखों में अशोक का नाम देवानाम प्रियदर्शी प्राप्त होता है। मास की अभिलेख में अशोक का नाम अशोक प्राप्त होता है। गुजरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक प्राप्त होता है। ये आपको ध्यान रखना। इसके साथ में अगर बात की जाए अगर देखा जाए सर्वप्रथम अशोक का नाम हमको ये प्राप्त होता, मास की में पता पड़ता, फिर उसके बाद गुजरा में पता पड़ता। कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। अगर आगे की बात को देखा जाए तो हम सामान्यतः कह सकते हैं कि अशोक के राज्याभिषेक के 7वें वर्ष में अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 7वें वर्ष जब इसका राज्याभिषेक हुआ यानी कि 273 ईसा पूर्व में, इसके 7वें वर्ष -7 वर्ष कर देना, यह निकल कर आ जाएगा
तो 7वें वर्ष के अंदर अशोक ने खोटान पर आक्रमण किया है, खोटान विजय प्राप्त की है। खोटान विजय प्राप्त करने के पश्चात में और कश्मीर पर विजय प्राप्त की है और अधिकांश क्षेत्र को विजित कर लिया है। अभिलेखों से पता भी चलता है कि अशोक का जो साम्राज्य था, उसका साम्राज्य उत्तर पश्चिमी जो सीमा प्रांत है, इसका उत्तर पश्चिम का जो सीमा प्रांत है, आपको इस बता देता हूँ, ये उत्तर और पश्चिम का सीमा प्रांत अफगानिस्तान का जो क्षेत्र है, यहाँ तक इसका साम्राज्य का विस्तार कर चुका है ये। उसके पश्चात में दक्षिण में ये कर्नाटक तक और पश्चिम में काठियावाड़ तक, दक्षिण में कर्नाटक तक कर चुका है, पश्चिम में काठियावाड़ तक कर चुका है। अपने साम्राज्य का विस्तार को कर चुका है। उसके पश्चात में आगे देखा जाए तो इसने अपना जो साम्राज्य है, इसका जो विस्तार किया है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक इसने अपना विस्तार कर लिया है। कल्याण की राजतरंगी से भी हमको अशोक के कश्मीर में विस्ता नदी के किनारे पर कल्याण ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है राजतरंगी। राजतरंगी के अंदर कश्मीर के इतिहास के बारे में भी पता चलता है। इससे भी पता पड़ता है कि अशोक ने कश्मीर के अंदर विस्ता नदी, कौन सी नदी है ध्यान रखिएगा, विस्ता नदी है, विस्ता नदी के किनारे पर अशोक ने, सामान्यतः विस्ता नदी का नाम आपको मिल रहा है, इस विस्ता नदी के किनारे पर अशोक ने एक नगर की स्थापना की थी, जिस नगर का नाम क्या है, श्रीनगर है। कौन सा है, श्रीनगर है। इसकी स्थापना अशोक के द्वारा की गई है विस्ता नदी के किनारे पर, ध्यान रखिएगा। द्वारा से देख लीजिए, अशोक का राज्याभिषेक जो हुआ है वो सामान्यतः 269 ईसा पूर्व में बताया जाता है, लेकिन राजगद्दी पर 273 से 232 ईसा पूर्व में। देवानाम प्रिय, प्रियदर्शी अशोक के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द है। अशोक का नाम, अशोक जो है सर्वप्रथम मास के अभिलेख में प्राप्त होता है। दूसरा हम ये कहते हैं भूजला अभिलेख के अंदर पता पड़ता है अशोक का नाम। उसके पश्चात अशोक ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, कहा जाता है अफगानिस्तान तक है, काठियावाड़ तक है, बंगाल की खाड़ी तक अपना साम्राज्य का विस्तार कर लिया। कश्मीर के अंदर खोटान पर भी विजय प्राप्त की है, जहाँ पर कश्मीर में विस्ता नदी के किनारे पर श्रीनगर राज्य की स्थापना। यह अशोक के बारे में हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पर आप 12 का हिस्ट्री का टॉपिक पढ़ रहे हैं, मौर्य वंश के बारे में बात चल रही है, तो ढंग से पढ़िएगा, ध्यान से वीडियो को समझिए, क्योंकि आपकी कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी काम आए, विशेष तौर से आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। हम इन वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपके टॉपिक को अधिकांश कंप्लीट करने का प्रयास करें, जिससे हम आपको फायदा मिल सके। तो आगे हम चलते हैं कि यहाँ पर हमने पढ़ लिया कि कहाँ तक इसने विस्तार कर लिया, श्रीनगर के अंदर नगर की स्थापना करी है कश्मीर के अंदर। उसके एक युग पुरुष के रूप में अशोक ने अपने साम्राज्य की नीतियों के माध्यम से एक नई दिशा और अत्यधिक व्यापक नीतियां अपनी स्थापित की हैं। तत्कालीन समस्याओं को समझने व सुलझाने का उसने प्रयास किया है। उसका धम्म अन्य नीतियों की तुलना में आज भी प्रासंगिक है। तत्कालीन समय के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है, तो उसका सर्वयुगीन उसका धर्म है, यानी जगह देखा जाए उसका धर्म है सर्वयुगीन है, सर्वयुगीन के साथ सार्वभौमिक है। और अगर देखा जाए आज के समय के अनुसार देखा जाए तो आज के समय के अनुसार भी उसका धर्म है, अशोक का धर्म है, वो प्रासंगिक है। यानी कि अशोक का धर्म एक शब्द के बारे में सुना होगा। सामान्यतः कह सके धर्म का मतलब है मानव विजय। अशोक के बारे में इस वजह बताएंगे, कलिंग का युद्ध कब हुआ था और किस युद्ध से प्रभावित होकर उसने भेड़ी घोष की जगह धर्मघोष की नीति को अपनाया था। स्टेप बाई स्टेप चल रहे, आपको समझने में भी दिक्कत नहीं आएगी और आप आसानी से समझ सकेंगे, क्योंकि टॉपिक आपका छोटा है। कंपटीशन के हिसाब से ये टॉपिक थोड़ा बड़ा हो जाता है, और जब बड़ा हो जाता है तो उसमें एक स्तंभलेख, शिलालेख, कुवालेख का हम अध्ययन करते हैं। लेकिन फिलहाल आपकी बुक के हिसाब से थोड़ा सा उसी लेवल में लिख के चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम जो चल रहे हैं, तो अशोक के धर्म के बारे में जो सार्वभौमिक है, सर्वमान्य है, सभी लोग उसको अपना सकते हैं, सर्वयुगीन है। अकेले ये राज धरोहर हम कह सकते हैं अशोक का धर्म है, वो राज धरोहर एक भारत के एक राष्ट्र की नहीं हो सकती, संपूर्ण पूरे विश्व की ये राज धरोहर है।
अशोक के द्वारा दिया गया धर्म है वो पूरे विश्व की एक राष्ट्र धरोहर है, जो पूरे विश्व का उसके ऊपर अधिकार है, एक अकेले राष्ट्र का अधिकार नहीं हो सकता उसके ऊपर। इसी प्रकार अशोक ने अपने तत्वमत सिद्धांत का भी उनका सिद्धांत दिया और लोक कल्याण के कार्य किए। अशोक ने लोक कल्याण के लिए कौटिल्य के लोक कल्याण के आदर्श को आत्मसात किया है, जो कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र के अंदर लोक कल्याण के बारे में बताता है, उसके बारे में भी हमको जानकारी हमको प्राप्त होती है। उसके पश्चात में अशोक ने कहा है कि वृक्षारोपण करना चाहिए, कैसी का कार्य करना चाहिए, सिंचाई करना चाहिए, कुओं का निर्माण करना चाहिए, इससे लोगों को रोजगार भी प्राप्त होता है, लोगों को रोजगार के साथ में अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती है, कार्य भी होता है। तो इससे संबंधित जो कार्य हैं वो अशोक के द्वारा प्राचीन काल के अंदर भी किए जा चुके हैं। इसके पश्चात में हमको जो जानकारी प्राप्त होती है, अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है। इसके बाद में हमको जो जानकारी प्राप्त होती है, अशोक के धर्म का प्रतिपादन कर अशोक ने राजा, प्रजा और नौकरशाह, ध्यान रखिएगा, राजा, प्रजा और नौकरशाह तीनों के लिए एक संविदा तैयार कर, क्या तैयार कर दिया? संविदा तैयार कर दी कि एक संविदा के माध्यम से आपको अब अपने हिसाब से चलना है। वो एक संविदा बनाने का प्रयास किया है और बना दी है अशोक के द्वारा। दूसरी चीज अगर बात की जाए, सामाजिक एकता, राजनीतिक एकता या सांस्कृतिक एकता को विकास को बढ़ावा देने के लिए संबंध में भी अशोक ने एक महत्वपूर्ण कार्य किया है। अशोक के द्वारा उसने अपने प्रजा किया है कि उत्थान के लिए भी महत्वपूर्ण कार्य किया, जिसके फलस्वरूप प्रजा का धार्मिक और नैतिक उत्थान हो सके। अशोक के द्वारा 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया गया, ध्यान रखिए, 84,000 स्तूपों का निर्माण कराने वाला शासक कौन सा है? अशोक, ध्यान रखिएगा, अशोक के द्वारा करवाए गए 84,000 स्तूपों का निर्माण। इसके पश्चात में पता चलता है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, रिलीज कर देना उसको, फिर उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कहां पर आगमन किया? कलिंग पर आगमन किया। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कौन से वर्ष? 8वें वर्ष। कहां पर आगमन करता है? कलिंग पर आगमन करता है। कलिंग पर आगमन के बारे में हमको जो जानकारी प्राप्त होती है खारवेल के, या फिर हम कह सकते हैं हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होती है। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कहां पर आगमन करता है? कलिंग पर आगमन करता है, जिसके बारे में हमको जानकारी क्या प्राप्त होती है? हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होती है। यानी कि इसने कलिंग पर जो आगमन किया है वो कब किया है? 261 ईसा पूर्व में किया है, क्योंकि कहा जाता है इसका 269 वर्ष के बारे में बताया था इसका राज्याभिषेक। इसमें से माइनस कर दीजिए 8, कितना आ गया? 271 ईसा पूर्व में। 271 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आगमन किया है, और कलिंग पर आगमन किया है उसकी जानकारी कौन दे रहा? हाथी गुम्फा अभिलेख दे रहा है। कहा जाता है उस अभिलेख से, कलिंग के अभिलेख से पता चलता है कि कलिंग का जो शासक था संभवतः नंदराज था। क्या नाम था शासक का? नाम कलिंग का जो शासक था इसका नाम हमको संभवतः नंदराज मिलता है, लेकिन हम एक प्रमाणिक रूप से नहीं कह सकते। हमारी किताब के अंदर नंदराज दे रखा है, लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि कलिंग के शासक के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होगी, इस वजह से नाम हमको प्राप्त नहीं होता। लेकिन नंदराज दे रखा है तो उसके हिसाब से नंदराज देखिए, कलिंग का शासक नंदराज था। कलिंग के शासक नंदराज ने पर आगमन किया। कहा जाता है कि 1 लाख लोग मारे गए हैं। डेढ़ लाख लोग बंदी बनाए गए।
है। 1 लाख लोग मारे गए हैं, 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए हैं। बंदी बनाने के फलस्वरूप इस स्थिति को देखते हुए उसकी आत्मा दैवित हो गई। किसकी? अशोक की। जब अशोक की आत्मा दैवित हो गई तो अशोक ने भेड़ी घोष की नीति को छोड़कर, यानी कि युद्ध की नीति को छोड़कर उसने धम्म घोष की नीति को अपनाया। कौन सी नीति को अपनाया? धम्म घोष की नीति को अपनाया। ये आपका कलिंग का युद्ध हो गया। कलिंग के शासक के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई और यहाँ अशोक के द्वारा जो धम्म घोष किस तरीके से प्राप्त हुआ उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, कलिंग पर युद्ध करने का कारण जान लें कि अशोक ने कलिंग पर युद्ध क्यों किया। भाई देखो, पहली बात तो देखो, कलिंग की अर्थव्यवस्था अच्छी थी, ठीक है। यहाँ के जंगलों में हाथी पाए जाते थे, ठीक है। वन संपदा अच्छी थी, राजस्व अच्छा प्राप्त होता था, समुद्र के पास का स्थल था, व्यापार वाणिज्य के स्थान पर देखा जाए तो महत्वपूर्ण था। इसलिए यहाँ पर आगमन करके इसको प्राप्त करना अशोक के लिए महत्वपूर्ण था। इसलिए अशोक ने कलिंग पर आगमन किया और विदेशी व्यापार की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना। अब ये देखिए, अशोक के धर्म के सिद्धांत। अशोक के धर्म के सिद्धांत में क्या है? सहिष्णुता, सभी धर्मों के प्रति समानता रखना, एक दूसरे के धर्म का आदर करना, एक दूसरे के हितों का सम्मान करना, यही क्या है? सहिष्णुता। एक दूसरे के विचारों का सम्मान करना, यही क्या है? सहिष्णुता। तो इस पर अशोक के द्वारा बल दिया गया, ठीक है। जीव को नुकसान न पहुंचाओ, किसी जीव को, निर्दोष व्यक्ति को ना मारा जाए, वही क्या है? अहिंसा है। आडंबरहीनता, किसी भी प्रकार का आडंबर ना। आडंबर किस तरीके से हो? धर्मानुष्ठान से संबंधित आडंबर हो या बलि से संबंधित आडंबर हो, किसी भी प्रकार के आडंबर के बारे में अशोक कहता है कि बात ही नहीं होनी चाहिए। आडंबरहीनता नहीं होना चाहिए, लोग करें। अशोक ने कहा वृक्षारोपण करो, कुएं खोदो, सराय बनवाओ, सरायों का निर्माण करवाओ, ये लोक कल्याण के कार्य करो, जिसके फलस्वरूप में मनुष्य के जीवन के अंदर परिवर्तन आ सके। श्रेष्ठ पवित्र नैतिकता। अब देखिए, श्रेष्ठ पवित्र नैतिकता में क्या बात करूँ? अशोक कहता है कि श्रेष्ठ नैतिक कि व्यक्ति को श्रेष्ठ नैतिक कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, पवित्र आचरण होना चाहिए और पवित्र आचरण के साथ में अगर समानता देखा जाए तो सत्यवादिता पे उसके द्वारा बल दिया गया। यह कहता है कि विभिन्न जातियों संस्कृति के लोगों को आपस में बांधने के लिए, उनके नैतिक उत्थान के लिए अशोक ने जिन आचार संहिताओं का उल्लेख अपने अभिलेख के अंदर किया उसे क्या कहा गया है? धम्मकार्य। क्या कहा गया है? धम्मकार्य। एक बार दोबारा से सुन लीजिए, क्या है? विभिन्न जातियों एवं संस्कृतियों के को एक सूत्र में बांधने के लिए तथा अशोक ने नैतिक उत्थान के लिए जिनका संकलन अशोक ने अपने अभिलेखों में किया है, उन्हें अशोक ने क्या कहा है? धम्म कहा है। अब देखिए, धम्मो कहा गया, धम्मों के धार्मिक संप्रदाय के संबंध में लोगों ने इस बात को स्वीकार किया है और धम्म के उल्लेख में कहा गया है, एक नई ढांचे में लोगों को ढालने का प्रयास किया गया। अशोक ने सर्वाधिक बल जो दिया है वो किस पर दिया है? सहिष्णुता पर। इस पर बल दिया है सहिष्णुता। अशोक कहता है कि व्यक्ति को सहिष्णु होना चाहिए। अगर व्यक्ति सहिष्णु हो तो फलस्वरूप में मानव का कल्याण हो। तो अशोक सहिष्णुता पर सर्वाधिक बल देता है। दूसरी चीज अगर बात की जाए, प्रथम स्वयं वह सहिष्णुता पर बात करता है। प्रथम में वह स्वयं कहता है कि सहिष्णुता रहना चाहिए। द्वितीय में विभिन्न विचारों के बारे में बात करता है अशोक।
आचार विचारों के बारे में, धर्मों के, भाषाओं के, सहिष्णुता के बारे में बात करता है। अशोक ने 7वें, 11वें और 12वें, ध्यान रखिएगा, 7वें, 11वें और 12वें अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है, स्तंभलेख, शिलालेख और गुहालेख। ध्यान रखिएगा, स्तंभलेख, शिलालेख, गुहालेख। शिलालेख का मतलब होता है शिलाओं पर लिखे गए, स्तंभलेख का मतलब होता है स्तंभों पर, गुहालेख यानी गुहाओं पर। ध्यान चलने, किताब के हिसाब से चलने, आपके टॉपिक क्लास के अंदर जो टॉपिक दे रहा था उस हिसाब से पढ़े। 7वें, 11वें, 12वें अभिलेख के अंदर में आगे अशोक कहता है, शिलालेख में कहता है, मैं सहिष्णुता के बारे में अशोक ने इनमें कहा है। दूसरे लघु शिलालेख में उल्लेख किया है कि जिसमें माता पिता की सेवा करना, गुरुओं का सम्मान करना, बड़ों का आदर करना, दासों के प्रति उचित व्यवहार करना, वाक संयम करना, इन सारी चीजों के बारे में अशोक ने उल्लेख किया है। अपने पृथक शिलालेख के अंदर भी बोलता है, गुरुओं का सम्मान करो, माता पिता का आदर करो, वाक संयम रखो, ये सारी चीजें बताता। कौन? अशोक अपने समय। अब बात की जाए, उसके बाद अशोक ने धर्म के बुनियादी सिद्धांतों के बारे में, अहिंसा के बारे में बात की है, तात्पर्य अहिंसा के बारे में बात की। उसने त्याग, उसने हिंसा पर विजय की प्राप्ति के लिए त्याग तथा हत्या का विरोध किया। 11वें शिलालेख व 5वें स्तंभ लेख में त्याग, हत्या और हत्या का त्याग तथा अहिंसा के बारे में, हिंसा का त्याग के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। लोक जन कल्याण के लिए अशोक ने क्या कार्य किए? जन कल्याण के लिए अशोक के द्वारा किए गए कार्यों के बारे में बात की। तो धर्म की नीति में ऐसे कार्य किए शामिल हैं जिनसे नागरिकों का कल्याण हो। 7वें स्तंभ लेख में तथा दूसरे शिलालेख में मिलते हैं वृक्षारोपण करना, सराय खुदवाना, सड़कें लगवाना। ये क्या है? आम लोगों के जीवन से संबंधित कार्य, लोगों के कल्याण के लिए कार्य है जो अशोक के द्वारा किए। ठीक है, कुओं का निर्माण करवाना। अशोक स्वयं 9वें शिलालेख में अंधविश्वासों के फलस्वरूप निरंतर अनुष्ठानों को जो यज्ञ होते थे, इन बाहरी आडंबरों का क्या करता है? उल्लंघन करता है। कौन से में? 9वें शिलालेख। अशोक बाहरी आडंबरों का क्या करता है? रोक, कि किसी भी प्रकार का बाहरी आडंबर का पालन नहीं करना चाहिए। बाहरी आडंबर दिखावा ये मानव के लिए अकल्याणकारी। दूसरी चीज, स्तंभ लेख में धर्म की प्राप्ति के लिए धर्म यात्रा, धर्म मंगल, धर्म ज्ञान, सुश्रूषा की व्यवस्था की। अशोक ने दूसरे स्तंभ लेख में, अशोक ने अपने दूसरे स्तंभ लेख के अंदर धर्म की परिभाषा को परिभाषित करते हुए कहा है, आपासिन्वे बहु कयाते दया दाने ससे सोचे माधवे साधवे च, यानी कि आप सभी का कल्याण। अपासिन्वे बहु कया को स्पष्ट करते हुए अशोक ने कहा है, प्रत्येक व्यक्ति पापों से दूर रहे, कल्याणकारी कार्य करे, दया दान सत्य पवित्रता मृदुता का अवलंबन करे। तीसरे स्तंभ लेख के अंदर प्रचंडता, निष्ठुरता, क्रोध, घमंड और ईर्ष्या को निषेध करते हुए कहता है, इसके लिए व्यक्ति को आत्मनिरीक्षण अर्थात निजती के द्वारा व्यक्ति को श्रेष्ठ कार्यों को करना चाहिए। इस तरीके से अशोक ने स्तंभ लेख के अंतर्गत अपनी बातों को स्पष्ट किया। ग्रीक में जो एक हमारे विद्वान है वो कहते हैं कि अशोक का धम्म शायद अशोक का राजधर्म। तो दूसरे अन्य विद्वान कहते हैं, टाटा मुकुंद बनर्जी कहते हैं कि सार्वभौमिक धर्म, तो भंडारकर महोदय कहते हैं कि ये बौद्ध धर्म का है। ग्रीक महोदय ने कहा राजधर्म है। तो दूसरे विद्वान है हमारे राधा मुकुंद बनर्जी, वो कहते हैं सार्वभौमिक धर्म है। तो भंडारकर महोदय कहते हैं बौद्ध धर्म है। तो यद्यपि कुछ भी कहे, तो अशोक के समय में अगर देखा जाए आगे चलकर, जब ये बुद्ध संगति का आयोजन हुआ
मौलिपुत्र की अध्यक्षता में तृतीय बोर्ड समिति मौलिपुत्र की अध्यक्षता में हुई है। जिसकी अध्यक्षता में तृतीय बोर्ड समिति का आयोजन किया गया है। ठीक है, बोर्ड समिति को बुलाया गया है, अनुदान में बात की गई है, धर्म सबके लिए कल्याणकारी हो उसके बारे में बात की गई है। आगे अशोक ने अपने नौकरशाहों को तत्काल धम्म के पालन के बारे में बात करता है, पतिवेदकों की नियुक्ति करता है, धम्म महामातुओं की नियुक्ति करता है और उनसे कहता है कि धम्म का प्रसार किया जाए और धम्म को लोगों तक पहुंचाया जाए, जनता के व्यवहार में लाया जाए, इनसे संबंधित कार्य करता है। उसके पश्चात में अशोक ने अपने पाषाणों पर धम्म पर अपने उपदेशों को उत्कीर्ण करवाता है, जहाँ पर लोग उसको आसानी से पढ़ सके। उसने हिंसा प्रतिबंध, पशु हिंसा पर, पशु बलि पर उसके द्वारा प्रतिबंध लगाया जाता है और उसको निषेध स्थापित किया जाता है। ये अशोक का धम्म है। और कुछ अशोक के जो अभिलेख शिलालेख है उनके बारे में आपकी किताब में बताया गया है, उनके बारे में मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में आता है अशोक का मूल प्रशासन। मूल प्रशासन किस तरीके का प्रशासन था के बारे में हम जो जानकारी प्राप्त करते हैं उसके बारे में बात चल रही है। मूल प्रशासन किस तरीके का था, तो देखिए क्या हुआ आगे कहानी कि मूल प्रशासन के बारे में, मूल प्रशासन में राजनीतिक जो अधिकारी हुआ करते के बारे में जानने पड़े। अपन स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। मूल प्रशासन के बारे में हमको जानकारी कौटिल्य के अर्थशास्त्र, कौटिल्य के अर्थशास्त्र, मैग्नेनीज की इंडिका, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मैग्नेनीज की इंडिका से हमको मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद अन्य ग्रंथ उनसे भी हमको मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। कहा जाता है कि मौर्य प्रशासन में जो अधिकारी हुआ करते थे उनके बारे में पहले परीक्षा लिया जाती थी, उसको कहा जाता था उपदा परीक्षण। उपदा परीक्षण के बाद में उसको अधिकारी के पद पर नियुक्त किया जाता था मौर्य काल के। उपदा परीक्षण के बाद मौर्य काल में अधिकारी के पद पर उसको नियुक्त किया गया। सबसे मुख्य स्तर पर जो हुआ करता था वो हुआ करता था केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन क्या? केंद्रीय प्रशासन का नेतृत्व राजा के हाथ में हुआ करता था। राजा निर्णय लिया करता था। इसी के अंदर व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तीनों का जो जुड़े हुआ करते थे, तीनों का समावेश केंद्रीय प्रशासन में हुआ करता था और तीनों का प्रधान राजा हुआ करता था, जो सर्वोच्च हुआ करता। केंद्रीय प्रशासन की बात में क्योंकि उसके अंदर तीनों की शक्तियां हुआ करती। इसके पश्चात में जो आता है वो है मंत्री परिषद। मंत्री परिषद के बारे में बताओ। मंत्री परिषद क्या होगा? देखिए, राजा को परामर्श देने के लिए एक परिषद हुआ करती थी जिसको मंत्री परिषद कहा जाता था, जिसमें मंत्रियों की जो नियुक्ति है वो उनकी योग्यता के आधार पर राजा के द्वारा की जाती है।
आंतरिक परिषद हुआ करती है, एक राजा की एक आंतरिक परिषद हुआ करती थी जिससे मंत्री परिषद कहा जाता है, जिसमें 3-4 सदस्य हुआ करते थे जो राज्य को महत्वपूर्ण परामर्श दिया करते थे। यानी कि राजा की आंतरिक परिषद जो राजा को अपनी सलाह मशवरा भी दिया करती थी, उसे मंत्री परिषद कहा जाता था और वो महत्वपूर्ण हुआ करता। उसके पश्चात में आते हैं अधिकारी, मंत्री परिषद के बाद में आते हैं अधिकारी। अर्थशास्त्र में अधिकारियों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है, वो है तीर्थ। इसका प्रयोग किया गया है तीर्थ, और यहाँ पर तीर्थों की संख्या प्राप्त होती है 18। कितने तीर्थ थे? 18। मूल काल तीर्थों की संख्या हमको क्या प्राप्त होती है? 18 प्राप्त होती है। और इनके अंदर कोषाध्यक्ष केंद्रीय विभाग के कार्यभार संभालते थे। कोषाध्यक्ष होता था, कर्माध्यक्ष होता था, समाहर्ता होता था, पुरोहित होता था, कौन भी अधिकारी हुआ करते थे। ठीक है, इन अधिकारियों के अलावा और भी अगर देखा जाए 27 अध्यक्षों का भी उल्लेख मिलता है। कैसी? वाणिज्य, कटाई, बुनाई आदि वनों के संबंधी जानकारी भी हमको प्राप्त होती है। ये 3 प्रकार का अधिकारी, मंत्री परिषद और केंद्रीय प्रशासन के बाद में अब हमारे पास में आता है हमारा वो आता है नगरीय प्रबंधन। नगर प्रबंधन क्या था, इसके बारे में कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में क्या बताता है उसके बारे में देखिए। नगर प्रबंधन के अंदर वह कहता है कि 5-5 सदस्यों की 6 समितियां हुआ करती, 5-5 सदस्यों की 6 समितियां हुआ करती थी। इन समितियों के माध्यम से नगर का प्रशासन को, नगर के प्रबंध को चलाया जाता। कौन कहता है? कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में कहता है, या अन्य से पता पड़ता है। जो विभिन्न प्रकार के कार्यों करते थे, कार्यों को उद्योग, शिल्प, विदेश, जनगणना, व्यापार, वाणिज्य, रखरखाव आदि का कार्य करते हैं। जनगणना का भी काम करते हैं, विदेशी व्यापार का भी काम करते हैं, व्यापार करने का भी कार्य करते हैं, रखरखाव का भी कार्य करना और सब चीज का कार्य करते हैं। नगर के प्रबंधन का कार्य, नगर के पूर्व ध्यान का कार्य नागरिक के पास होता था। किसके पास हुआ करता था? नागरिक के पास। जैसे आजकल होते हैं नगर परिषद सभापति हुआ करते हैं, उसके बाद में महापौर वगैरह हुआ करते हैं। उसी प्रकार उस समय कौन हुआ करता? नागरिक नगर प्रबंधन का कार्य को किया करता। ठीक है, उसके पश्चात सेना, मेहनत। सेना के बारे में बात की जाए, सेना किस तरीके की थी तो उसके बारे में देखिए। सेना के बारे में बात करें तो सेना के बारे में बात करने से पहले हम देखेंगे सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति हुआ करता था। उसकी 6 शाखाएं हुआ। सबसे बड़ा अधिकारी कौन हुआ करता था? सेनापति। उसकी कितनी शाखाएं हुआ करती थी? 6 शाखाएं हुआ। ठीक है, 6 शाखाओं में क्या क्या हुआ करता था? अश्व, हाथी, घोड़ा, पैदल, ये सभी हुआ करते थे। एक बार ध्यान से सुन लीजिए, आपको एक बार बोल को बता देता हूँ कौन कौन हुआ करते थे सेना के अंदर। पैदल, अश्व, हाथी, घोड़ा, रथ, यातायात, नौसेना। 5-5 सदस्यों की समिति इनका देखरेख करती थी। उसके बाद कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में चतुरंग बल सेना के बारे में बताया। नायक युद्ध भूमि में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी हुआ करता था। जो नायक था वो युद्ध भूमि के अंदर क्या करता था? सेना का नेतृत्व करने वाला प्रमुख अधिकारी हुआ। पैदल, अश्व, हाथी, नौसेना, इस तरीके से 6 सेनाओं के 6 अंगों के बारे में बताया गया है। ठीक है, रथ, यातायात, उसमें एक रथों जोड़ लीजिए, रथ और यातायात। नायक के द्वारा इसका पूरा प्रबंधन का कार्य किया जाता था। इसके पश्चात में गुप्तचर व्यवस्था की बात की जाए तो गुप्तचर व्यवस्थाओं के बारे में बात की जाए तो गुप्तचरों का जाल बिछा हुआ करता था। गुप्तचर जो हुआ करते थे, गुप्तचर को संचार के नाम से पुकारा जाता था। संचार था, संचार के साथ में गुप्तचर को एक अन्य नाम से, संस्था के नाम से भी पुकारा जाता था, संचार या संस्था। ठीक है,
जनता से लेकर मंत्रियों तक की गुप्तचरी का कार्य इनके पास में हुआ करता था, शासन की देख किया करते थे। उसके पश्चात में न्याय के बारे में बात की जाए तो मूल काल में न्याय से संबंधित न्यायालय हुआ करते थे। न्यायालय दो प्रकार के हुआ करते थे। केंद्रीय न्यायालयों में धर्मस्थलीय, फौजदारी, ध्यान से देख लीजिए, धर्मस्थलीय, दीवानी, कंटक शोधक हो गए आपके फौजदारी, ठीक है। ये दोनों प्रकार के कार्य किया करते थे। राजा सर्वोच्च न्यायाधीश हुआ करता था, ठीक है। उसके बाद राजूक व्यवहारिक न्यायिक अधिकारी हुआ करते थे। संग्रह तथा दोनों स्थानीय जनपदों के अंतर्गत भी न्याय का कार्य किया करते थे। धर्मस्थलीय और कंटक शोधक। संपूर्ण अधिकारी, अगर न्याय का संपूर्ण अधिकारी कौन हुआ करता था? राजा हुआ करता था, ध्यान रखिए, ठीक है। उसके पश्चात में जब मूल प्रशासन के अंतर्गत आ जाता है तो राजस्व के लिए अधिकारी हुआ करते थे। दुर्ग, राष्ट्र, वज्र, सेतु, वन, खान आदि, मतलब राज्य के अंदर प्रगति के रूप से प्राप्त या भूमि से प्राप्त होने वाली जो वस्तुएं थी उन पर जो कर प्राप्त होता था उससे राज्य को राजस्व कर प्राप्त होता था, ठीक है। प्रांतीय प्रशासन के बारे में बात की जाए तो प्रांतों को 4 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में बांटा गया था? 4 भागों में मूल प्रशासन के अंतर्गत प्रांतों को बांटा गया था। और 4 प्रांतों के अंतर्गत है, देखिए, प्रांतों में प्रशासनिक प्रांतीय प्रशासन। मूल काल में प्रांतों को 4 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में बांटा गया था? 4 भागों में बांटा गया था। 4 भागों के अंदर कौन कौन से प्रांत थे? तो संभवतः राजकुमारों के द्वारा किया जाता या फिर राजा होता था। प्रांतों के आधार पर आहार तथा विषयों को बांटा गया प्रांतों को, ठीक है। विषयों का जो नेतृत्व करता था वो विषयपति के द्वारा नेतृत्व किया जाता था। ये मूल कालीन प्रांतीय प्रशासन है जिसके बारे में मैंने आपको बताया। उसके पश्चात में आता है ये जनपद और ग्रामीण प्रशासन के बारे में मूल प्रशासन बात की जाए। जनपद स्तर पर प्रदेशता होता था, राजूक होता था, युक्ति होता था जिनके द्वारा कार्य किया जाता था। ग्रामीण स्तर पर ग्रामीण हुआ करता था जो ग्रामीण स्तर पर कार्य किया करता था। गोप और स्थानिक दोनों जनपद और गांव के बीच में मध्यस्थता का कार्य करते थे कि मध्यस्थता को किस तरीके से करना है, उस कार्य को इनके द्वारा किया। क्या किया? अशोक ने प्रशासनिक सुधार के लिए कहता है, अशोक अपने अभिलेखों के अंदर शिलालेखों में कहता है कि अपनी समस्त प्रजा मेरी संतान, इसके सुख और दुख के लिए, इसके कल्याण के लिए मुझे कुछ ना कुछ कार्य करना चाहिए, मुझे कार्य करना चाहिए और उसके कल्याण के लिए अपनी पूरी प्रजा को अपनी संतान के रूप में मानता है। इसके पश्चात में अशोक के चौथे स्तंभ लेख के अंदर और कलिंग प्रतंत्र लेख में, चौथे और कलिंग प्रतंत्र लेख में अशोक, चौथे और कलिंग प्रतंत्र लेख में अशोक राजूक, युक्त, प्रादेशिक जैसे अधिकारियों की नियुक्ति करता है जो भूमि और लेखा संबंधी कार्यों को करें, आदि कार्यों को करें। उसके पश्चात में 13वें वर्ष अशोक 13वें वर्ष धर्म महापात्रों का सृजन करता है। अशोक ने 13वें वर्ष धर्म महापात्रों का जो पद है उसका सृजन किया है, ठीक है, और उनकी नियुक्ति की है। तत्पश्चात में बात की जाए तो आगे की बात की जाए तो हम कह सकते हैं कि कुल मिलाकर देखा जाए तो अशोक ने प्रतिवेदकों की नियुक्ति करता है। किसकी नियुक्ति करता है? प्रतिवेदकों की, जो 6वें लेख के अंदर हमको पता करते हैं। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि अशोक के द्वारा प्रशासनिक स्तर पर सुधार के लिए विभिन्न समय पर कोई ना कोई कार्य किया गया, जिसके बारे में अशोक के शिलालेख, स्तंभ लेख के माध्यम से उसने जो पत्रों पर जनता के लिए जो आदेश दिए उनके माध्यम से हमको जानकारी प्राप्त होती है। अशोक ने अपने अभिलेखों के अंतर्गत बताता है कि
अपने न्याय की व्यवस्था में एकरूपता लाने के लिए 26वें वर्ष राज्यों को न्याय संबंधी मामलों में स्वतंत्र अधिकार प्रदान किया है, जिसका उल्लेख चौथे स्तंभ लेख में मिलता है। अशोक ने दंड विधान को उदार बनाने के लिए अपने बंदियों को मृत्यु दंड से पूर्व 3 दिन के लिए पश्चाताप करने हेतु कार्य के लिए बात की है, जिसके बारे में अभी हमको जानकारी चौथे स्तंभ लेख के अंतर्गत हमको पता चलती है। अशोक के द्वारा विभिन्न मानव कल्याण के लिए कार्य किए गए और मानव कल्याण से संबंधित कार्य करने के फलस्वरूप में समाज के अंतर्गत हिंसा को कम करने, लोगों के अंदर मानवीय सहिष्णुता को लाने, सामाजिक सौहार्द लाने और अहिंसा के सिद्धांत पर चलने के कार्य किए गए, जिनके बारे में अशोक के इन शिलालेखों अभिलेखों के माध्यम से हमको जानकारी प्राप्त होती है। यानी कुल मिला के कहा जाए, अशोक एक ऐसा शासक था जिसने प्रजा के कल्याण के लिए तथा लोगों के बीच में विचारों को आगे बढ़ाने के लिए, वैदेशिक लोगों से संबंध स्थापित करने के लिए अपने द्वारा किए गए कार्यों को इस तरीके से अपनाया जो मनुष्य के जीवन के अंतर्गत और लोगों के जीवन में आगे फलीभूत हो सके। ठीक है, तो उसी प्रकार हम कह सकते हैं राजा के उसने के अंतर्गत एकता को समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। तो यहाँ पर हमने इस अध्याय के अंदर मूल साम्राज्य को कंप्लीट कर लिया है, जो आपके चैप्टर में दे रखा है। इसके बाद में नेक्स्ट अध्याय के अंदर हम गुप्तकाल पढ़ेंगे, गुप्तकाल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे के जो क्वेश्चन आंसर है आपको कल या आज PDF के अंदर आपको प्राप्त हो जाएंगे। घर पर ही रहें, घर से बाहर ना निकलें और आपका परिवार भी सुरक्षित रहे और पढ़ाई कीजिए। और आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में हम गुप्तकाल को पढ़ेंगे।